लोकसभा चुनावों का महज अब 1.5 साल बचा हुआ है और इस साल यानी 2023 को 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी लीडर्स इस कोशिश में हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ येन केन प्रकारेण रोक दिया जाए। उधर मोदी, योगी, शाह और नड्डा पूरी कोशिश में है कि विपक्षी एकता की एक बार फिर पिछले चुनावों की तरह हवा निकाल दी जाए, यानी कि 2023 के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में फुल ऑन एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा होने वाला है। कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। नमस्कार, प्रियंक वाजपेयी हूं मैं और यह है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप की खास पेशकश स्ट्रीट रिपोर्टर। सड़क से जुड़े मुद्दे सड़क से निकालकर सड़क से ही सीधे आप तक पहुंचाता हूं और आज जिक्र होगा 2023 में होने वाले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनावों में कौन सा दल किस पर भारी पड़ेगा। इस खास पेशकश के जरिए इसी तथ्य का हम विश्लेषण करेंगे। विपक्ष की मौजूदा स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार इन दिनों अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जातिगत समीकरण सेट कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी सरीखे दिग्गज नेता जगह जगह जाकर एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी की पाले से छिटकाकर अपने पाले में करने की जुगत में हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी जोर शोर से आगाज कर रहे हैं और इस यात्रा के बाद समूची कांग्रेस के कार्यकर्ता और सक्रिय नेता जोश और जज्बे से लबरेज दिख रहे हैं। इस यात्रा का सबसे अहम तथ्य जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग अलग राज्यों के तमाम क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस के साथ जुड़ते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीते रोज ये बयान दिया है कि अब वो प्रधानमंत्री के तौर पर बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हैं। साथ ही नीतीश कुमार को हमारे सूत्र ये दावा करते हैं कि ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों को, मसलन नेशनल लोकदल, आरएलडी, तमाम दलों को, समाजवादी पार्टी, इस तरह के दलों को जोड़कर एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली विपक्षी एकता को आगे बढ़ाएं, उसका आधार मजबूत करें। ये नीतीश कुमार को जिम्मा सौंपा गया है कांग्रेस की ओर से और इस ओर नीतीश कुमार जोर शोर से जुट भी गए हैं। एक दिलचस्प तथ्य आपको और बताते हैं। बीते रोज जब संसद सत्र चल रहा था तो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से मिलने भेजा। उनकी मंशा साफ थी कि एचडी देवगौड़ा को भी उनके दल नीतीश कुमार के दल से जोड़ा जाए, साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए भी स्वीकार्यता हासिल की जाए एचडी देवगौड़ा जी की ओर से। कहा जाता है कि इस दौरान जब लल्लन सिंह एचडी देवगौड़ा से मिलने पहुंचे तो लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार की बात एचडी देवगौड़ा से फोन पर करवाई भी। इस दौरान एचडी देवगौड़ा ने विपक्षी एकता को लेकर कोई सीधा रिस्पांस तो नहीं दिया, लेकिन एक सकारात्मक संदेश दिया कि वो विपक्षी एकता के पक्ष में हैं। इधर यह भी कहा जा रहा है, लल्लन सिंह की ओर से यह कहा गया कि एचडी देवगौड़ा भी जल्द राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता का समर्थन का सार्वजनिक ऐलान करेंगे। वो जल्द ये ऐलान कर सकते हैं। नीतीश कुमार की राहुल के समर्थन में जोर शोर से तैयारी का दावा हम यूं ही नहीं कर रहे। एक और तथ्य आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने बीते रोज कहा जाता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी बात की राहुल के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ाने के लिए और इसको लेकर लालू यादव ने सहमति तो दी, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का भविष्य तेजस्वी यादव के हाथों में है। तो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सहमति का इंतजार है, जिसके बाद लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सरीखे बिहार के दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार सकते हैं। नीतीश चाहते हैं कि जनता दल के पुराने दिन वापस आ जाएं। उनके प्लान का पहला चरण कुनबे से बिखरी पार्टियां एकजुट होकर नया मोर्चा बनाएं और विपक्ष में अहम भूमिका अदा करें। वो वीपी सिंह जैसा करिश्मा दोहराना चाहते हैं। और दूसरे चरण में नीतीश का प्लान है कि क्षेत्रीय दलों को इस मोर्चे का साथ देने के लिए मनाया जाए। फिर तीसरे चरण में कांग्रेस से समर्थन जुटाया जाएगा। अगर ये योजना फलीभूत नहीं होती तो गैर बीजेपी दलों को एक मंच पर लाया जाए और फिर से कांग्रेस से समर्थन मांगा जाए। नीतीश का प्लान अभी शुरुआती दौर में ही है।
बिखर चुके कुनबे को एकजुट कर पाना इतना आसान नहीं। ये 1998 नहीं है जब वीपी सिंह ने विपक्ष की चार बड़ी पार्टियों को जोड़कर जनता दल का गठन किया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ तेजी से माहौल बन रहा था। उन पार्टियों पर भारी दबाव था कि वो कांग्रेस से मुकाबले के लिए एक हो जाएं। इस एकजुटता का नतीजा रहा कि 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। फिर 1996 और 1997 में देवगौड़ा और आईके गुजराल ने जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन सरकारों की कमान संभाली। सबको मालूम है कि जनता दल से निकली अलग अलग शाखाएं आज अलग अलग राज्यों का बड़ा पेड़ बनकर उभर रही हैं और अलग अलग राज्यों में इन जनता दल से निकले तमाम दलों ने एक सफल नेतृत्व भी किया है। और अब दोबारा नीतीश कुमार की कोशिश है कि इन दलों को वापस जोड़कर विपक्षी एकता की ओर खींचा जाए। ऐसे में यह वाजिब सवाल है कि क्या 2023 में नीतीश का 1988 जैसा दांव सफल हो सकता है? क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, नवीन पटनायक, जयंत चौधरी, देवगौड़ा या बाकी दिग्गजों को किसी और के इशारों पर चलना रास आएगा? देवगौड़ा ने अगर लल्लन सिंह को हां या ना में जवाब नहीं दिया तो उसके पीछे 5 महीने बाद होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव भी हैं। बीजेपी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचाने की भरपूर कोशिश में लगी है। उधर इस बार कांग्रेस को भी वहां भरपूर मौका दिख रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक से जुड़े भी तमाम लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं, ऐसा सूत्र दावा करते हैं। तो कर्नाटक से भी कांग्रेस को काफी उम्मीद दिखने लगी है। उधर एचडी देवगौड़ा अपनी पार्टी को लेकर खुलकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि या तो वो कर्नाटक के किंग बनेंगे या फिर कर्नाटक में किंग मेकर की भूमिका तो जरूर निभाएंगे। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो उसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक की जीत से मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिलेगी और वो जोश खरोश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उधर भारतीय जनता पार्टी को भी कर्नाटक और तेलंगाना चुनावों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा तो इस बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी इस पूरी कोशिश में हैं कि वो तेलंगाना में भरपूर मतों के साथ जीतें और 2024 में एक बड़े जन समर्थन का दावा करें। लेकिन इन दोनों पार्टियों का आधार कहीं ना कहीं विपक्ष पर आकर ही केंद्रित हो जाता है। अब केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की राजनीति भी समझिए। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली का बैक टू बैक दौरा किया, अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात भी की, अखिलेश से भी मिले, केजरीवाल से भी मिले, ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की उनकी खबरें भी लगातार जोर पकड़ रही हैं। उधर उन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना समिति का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भी कर दिया है। मतलब साफ है कि केसीआर की नजरें भी अब केंद्रीय राजनीति की तरफ हैं और वो खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा भी मानते रहे हैं लंबे वक्त से। अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के काबिल चेहरा बताया है, लेकिन अब नीतीश कुमार सरीखे नेताओं की ये कोशिश है कि वो अब राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारें बतौर प्रधानमंत्री। अब बात राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की, जो इसी साल होने हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव अपने पक्ष में करने की है। साथ ही मध्य प्रदेश का चुनाव भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। उधर विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका लोकसभा चुनावों में क्या होगी, ये इन्हीं 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय करेंगे। फिलहाल 2024 के 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी एकता के बनते बिगड़ते समीकरण, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों के लिहाज से रणनीति में क्या कुछ बदलाव होते हैं, पल पल की अपडेट अनफिल्टर तौर पर मेरे यानी प्रियंक वाजपेयी के जरिए आप तक यूं ही पहुंचती रहेगी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप की खास पेशकश स्ट्रीट रिपोर्टर के जरिए। कैमरे के पीछे अनिल सिंह और विनोद सिंह के साथ मैं प्रियंक वाजपेयी। शुक्रिया, नमस्कार।